अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। कब्रिस्तान की बदरूहें का दूसरा हिस्सा। सब इंस्पेक्टर ने थर्मास वाला थैला जमीन पर रखा और टार्च निकाली। मैंने उसे हिदायत की कि जब तक मैं न कहूँ वो टार्च न जलाए। हम दोनों कतबे की आड़ में खड़े होकर अमजद की कब्र और उसके आसपास की निगरानी करने लगे। 11 बज चुके थे। कब्रिस्तान पर तारीकी और सन्नाटे का राज था। हल्की हल्की सर्द हवा से हमारे हाथ पैर ठिठर रहे थे। हमारी आंखें जल्दी तारीकी से मानूस हो गईं। फिर आसमान भी बादलों से साफ हो गया था, इसलिए हम दूर तक देख रहे थे। सर, क्या ये जरूरी है कि असगर की लाश चोरी करने वाले अमजद की लाश भी निकालने आए? सब इंस्पेक्टर ने मुझे आहिस्ता से मुखातिब किया, लेकिन सन्नाटे में मुझे उसकी आवाज़ भी बहुत तेज महसूस हुई। मैंने उसे मजीद आहिस्ता बोलने की हिदायत की और कहा, नहीं, ज़रूरी नहीं, लेकिन हमें इस केस को हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। आज नई लाश ना भी दफनाई जाती तब भी मैं हकीकत मालूम करने के लिए यहाँ आता। मुझे 75% इम्कान है कि अमजद की लाश निकालने की कोशिश की जाएगी। फर्ज किया कि अगर चोर लाश निकालने आ जाएं तो क्या हम उन्हें रोकेंगे? सब इंस्पेक्टर ने सवाल किया। नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा, पहले हम देखेंगे कि वो लाश निकालने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं। अगर वो लाश निकाल कर ले गए तो हम एहतियात से उनका पीछा करेंगे और उनके ठिकाने तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमें उनसे अमजद और असगर की लाश बरामद करनी है। अचानक अकब से एक आवाज़ उभरी। सब इंस्पेक्टर बेख्तियार उछल पड़ा। वो आवाज़ ऐसी ही थी जैसे कोई चूहा या कोई जानवर दौड़कर वहां से गुजरा था और खुश्क पत्ते चुरमुराए थे। सब इंस्पेक्टर पलटकर देखने लगा, लेकिन झाड़ी के नीचे गहरी तारीकी के सबब कुछ नजर न आ रहा था। सर, ये क्या हुआ था? सब इंस्पेक्टर ने मुझे मुखातिब किया तो उसके लहजे से खौफ टपक रहा था। कोई चूहा या नेवला गुजरा होगा। ऐसे जानवर कब्रिस्तानों में आम होते हैं। मैंने सब इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसका जिस्म कांप रहा था। वो बुज़दिल नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान का माहौल ही ऐसा होता है कि आदमी ख्वामखा घबरा जाता है। हवास काबू में रखो, डरने की ज़रूरत नहीं। चाय निकाल कर पियो और मुझे भी पिलाओ, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। वो बैठ गया। उसने 2 प्यालियों में चाय डाली और एक मुझे दी। मैं चाय पीते हुए सामने की जानिब देखने लगा। अमजद की कब्र के आसपास कई और पुख्ता और बुलंद तावीज़ों वाली कब्रें थीं, लेकिन दूर दूर तक किसी ज़ीरूह का नामो निशान तक न था। चाय पीने के बाद सब इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। सर, आप चंद मिनट बैठ जाएं, थक जाएंगे। मैं निगरानी करता हूँ, उसने मुझसे कहा और मैं बैठ गया। वो अमजद की कब्र की निगरानी करने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरा अंदाज़ा कहीं गलत ना निकले। 12 बज गए थे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और हम दोनों बारी बारी खड़े होकर अपना फ़र्ज अदा करते रहे। चंद मिनट ही गुजरे थे कि सब इंस्पेक्टर के हलक से सरसराती हुई सी आवाज़ निकली। सर, क्या हुआ? मैंने चौंक कर तेजी से उठते हुए पूछा। वो कुछ ना बोला। मैंने सामने की जानिब देखा तो एक लम्हे के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अमजद की कब्र से 10-12 कदम दूर सफ़ेद लिबास में कोई चल रहा था। उसका रुख अमजद की कब्र की तरफ था। वो सफ़ेद लिबास कफन मालूम होता था जिसमें उसका सर और चेहरा ढका हुआ था। ये सोचकर मैं कांप कर रह गया कि वो जिंदा इंसान की बजाय कोई बदरूह या लाश है। सर, ये तो कोई बदरूह है। सब इंस्पेक्टर ने कांपती हुई आवाज में सरगोशी की। शायद, मगर तुम हौसला रखो, डरो मत, मैंने आहिस्ता से कहा। अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लो। उसी लम्हे मेरी नज़र बाएं जानिब उठी और मैं चौंक पड़ा। उस तरफ से 2 कफनपोश बदरूहें अमजद की कब्र की सिमत बढ़ रही थी। सब इंस्पेक्टर सिमट कर मेरे करीब हो गया। उसका कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसके मुंह से हल्की हल्की आवाज़ निकल रही थी। शायद वो आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। मैंने भी अपने बगली होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया, मगर ये एहतियाती तदबीर थी, वरना मेरा गोली चलाने का कोई इरादा न था। मैंने दाएं जानिब देखा तो उधर से एक बदरू आ रही थी। चंद लम्हों बाद वो चारों कफनपोश बदरूहें अमजद की कब्र के पास पहुंच गई। मैं उन्हें देख रहा था और मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तमाम तर बहादुरी के बावजूद मुझे पसीना आ रहा था। काम शुरू किया जाए। अचानक उनमें से एक बदरूह की आवाज़ बुलंद हुई। मुझे वो आवाज़ गैर इंसानी महसूस हुई।
बिल्कुल सपाट और किसी तासुर के बगैर। यकीनन वो कब्र खोदने का इरादा रखते थे। ठहरो, यहाँ कोई और भी है। दूसरी बदरू की आवाज सुनाई दी और वो चारों इधर उधर देखने लगे। सब इंस्पेक्टर बुरी तरह कपकपा रहा था। उसी लम्हे हमारे पीछे झाड़ी से परों के फड़फड़ाने की आवाज बुलंद हुई और सब इंस्पेक्टर के हलक से दबी दबी खौफजदा सी चीख निकल गई। मैंने जल्दी से उसे संभाला तो वो मेरे हाथों में झूल गया। दहशत के मारे उस पर बेहोशी तारी हो गई थी। मैंने सर घुमाकर बदरूहों की तरफ देखा तो बेख्तियार उछल पड़ा। वो गायब हो चुकी थी और दूर दूर तक उनका नामो निशान न था। मैंने सब इंस्पेक्टर को जमीन पर लिटा दिया। मुझे उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। न जाने उसकी चीख सुनकर बदरूहें कहाँ गायब हो गई थीं। मैं दोबारा कब्र की आड़ से अमजद की कब्र की तरफ देखने लगा कि शायद वो कफनपोश बदरूहें दोबारा नमूदार हों। इंस्पेक्टर काशिफ, दफतन मुझे अकब से किसी ने पुकारा और मैं बेख्तियार उछल पड़ा। पलटकर देखा तो मुझे कोई नजर न आया। झाड़ी के नीचे गहरी तारीकी थी। मैंने झुककर सब इंस्पेक्टर के हाथ में दबी हुई टार्च निकाली और सीधा हुआ ही था कि मुझे वही आवाज दोबारा सुनाई दी। टार्च रोशन मत करना इंस्पेक्टर, इसी में तुम्हारी भलाई है, उस आवाज ने कहा। कौन हो तुम? सामने आओ, मैंने हिम्मत करके कहा। मैं सामने आ गया तो दहशत के मारे तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। जवाब में आवाज उभरी। तुम इतने बहादुर नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। देखो तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर कैसे बुरी तरह कांप रहा है। उसने ठीक ही कहा था। खौफ के मारे मेरा हाथ ही नहीं पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। इंस्पेक्टर काशिफ, जाओ यहाँ से भाग जाओ। अपने साथी को भी ले जाओ, वरना सुबह तुम्हें इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। आवाज फिर सुनाई दी। तुम्हारा जिंदा इंसानों पर बस चलता है। हम मादी जिस्म से आजाद बदरूहे हैं। ना हमें गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हम पर कोई गोली असर कर सकती है। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 5 मिनट की मोहलत देता हूँ। अगर इस वक्फे में तुम यहाँ से दफा ना हुए तो मजबूरन हमें अमजद की बजाय तुम्हारे खून पर गुजारा करना पड़ेगा। बदरू की धमकी सुनकर दहशत की शिद्दत से मेरा बदन पसीने में तरबतर होता रहा और मेरे बदन पर लरसा तारी था। कई लम्हे गुजर गए मगर वो पुरस्रार आवाज दोबारा सुनाई न दी। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बदरूह के हुक्म की तामील ये अपने फर्ज की अदायगी। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने फोर्स के बगैर वहां आकर इंतहाई गलती की थी। अगर मैं 6-7 सिपाहियों को हमरा ले आता तो शायद सब इंस्पेक्टर खौफ से बेहोश भी ना होता और बदरूह को भी मुझसे मुखातिब होने की जुर्रत न होती। मैं अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। शायद बदरूह वहां से चली गई थी। मैंने पलटकर अमजद की कब्र की सिमत देखा तो वहां कफनपोश बदरूहें दोबारा नमूदार हो चुकी थीं। लेकिन इस मर्तबा एक बदरूह के पास एक कुदाल दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया कि अब वो कुदाल से अमजद की कब्र खोदेंगे। चलो शुरू हो जाओ, एक बदरूह की हल्की सी आवाज सुनाई दी। शायद उन्हें अब मेरा खौफ नहीं रहा था या फिर उन्हें यकीन था कि मैं कब्रिस्तान से जा चुका हूँ। हालांकि बदरूह की तरफ से दी गई मोहलत में से अभी 2 मिनट ही गुजरे थे। कुदाल बरदार बदरूह अमजद की कब्र के सरहाने आई और फिर कुदाल से कब्र खोदने लगी। सब इंस्पेक्टर बेहोश पड़ा था और मैं तन्हा उनका ताकुब नहीं कर सकता था कि उनके ठिकाने तक जा पहुंचता। चुनाचे जरूरी था कि मैं उन्हें अमजद की लाश चोरी करने से रोकता। मैंने फौरन ही टार्च का रुख उनकी तरफ करके टार्च रोशन कर दी। ताकतवर फ्लैश लाइट्स का दायरा अमजद की कब्र और बदरूहों पर पड़ा तो वो बदरूहें फौरन ही चीखती हुई दाएं बाएं भागने लगी। ठीक उसी लम्हे अकब से कोई भारी चीज मेरी पुश्त से आ टकराई। मेरा सर कब्र के संगी कतबे से टकराया और मैं कराहते हुए गिर गया। टार्च मेरे हाथ से छूटकर बुझ गई और फिर मुझे कोई होश न रहा। आंख खुली तो सुबह का उजाला फैल रहा था। मेरे सर में शदीद दर्द था। मैंने अपने सर पर हाथ फेरा तो वहां गुमड़ा भरा हुआ था। मैंने तेजी से उठकर अमजद की कब्र की तरफ देखा तो कब्र खुदी हुई थी। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। मैंने टार्च उठाई और दौड़ता हुआ अमजद की कब्र के पास पहुंचा। कब्र में तारीकी थी। मैंने कब्र में टार्च की रोशनी डाली और तवील सांस लेकर रह गया। कब्र खाली पड़ी थी और उसमें से अमजद की लाश गायब थी। यकीनन मेरी बेहोशी के दौरान बदरूहें वहां से लाश निकाल कर ले गई थी। मैं परेशान हो गया। मुझे उम्मीद थी कि सुबह सूरज निकलते ही अमजद के अजीज उसकी कब्र देखने आएंगे
और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो पुलिस पर से उनका एतमाद उठ जाएगा कि पुलिस की मौजूदगी में लाश चोरी हो गई थी। चुनाचे मैं जल्दी से वापस आया और जहां सब इंस्पेक्टर बेहोश पड़ा था, मैंने उसे होश में लाने की तदबीर की तो चंद लम्हों बाद ही वो होश में आकर बैठा। क्या हुआ सर? वो हैरत से इधर उधर देखता हुआ बोला। फिलहाल तो यहाँ से निकल चलो, रास्ते में बता दूंगा, मैंने तेजी से कहा। चंद लम्हों बाद हम जिस तरफ से कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे उस तरफ से बाहर आए और मेन रोड की तरफ बढ़ने लगे। मैंने रास्ते में सब इंस्पेक्टर को बताया कि किस तरह अमजद की लाश चोरी कर ली गई है। तुम्हारी बुज़दिली के सबब ये सब कुछ हुआ, मैंने तल्ख लहजे में कहा। अगर तुम ना चीखते तो बदरूहों को हमारा पता न चलता कि हम यहाँ हैं। सॉरी सर, उसने खिजालत से कहा। मगर मैं क्या करता सर, बदरूहों ने हमारी बू सूंघ ली थी। बस बस चुप रहो, तुम्हारी हिमाकत ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी, मैंने जलकर कहा। हम बस के जरिए वापस शाहदरा पहुंचे। थाने पहुंचकर मैंने मुंशी जफर को हिदायत की कि लाश चोरी का केस आए तो वो रिपोर्ट दर्ज कर ले। फिर मैंने अपने क्वार्टर में आकर गुस्ल किया और नाश्ता करके कुछ देर के लिए सो गया। 11 बजे तैयार होकर मैं ऑफिस पहुंचा तो मुंशी जफर से पता चला कि अमजद के लवाहिकीन लाश चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। शाम के वक्त मैंने एक सिपाही को बेगम कोट भेजा, ये मालूम करने के लिए कि कोई नई मौत तो नहीं हुई। 1 घंटे बाद उसने आकर बताया कि एक औरत का इंतकाल हुआ जो 2 बच्चों की माँ थी। वो 4 दिन पहले ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुई थी। उसका नाम बानो, उम्र 21 बरस थी। जब वो यहाँ बेगम कोट पहुंचा तो बानो का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था। ये भी मालूम हुआ कि उसकी लाश चोरी होने के खदशे के पेश नज़र उसका शौहर फैसल चंद अफराद के हमरा आज रात बानो की कब्र पर पहरा देगा। इस इत्तला के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर को तलब करके कहा, मैं आज रात फिर बेगम कोट जा रहा हूँ, वो तैयारी कर ले। अगरचे उसने गुज़िश्ता रात हिम्मत से काम नहीं लिया था, लेकिन मेरे मातहतों में उससे ज़्यादा कोई और मुनासिब न था। रात के 11 बजे हम बेगम कोट के कब्रिस्तान में उसी जानिब से दाखिल हुए जहाँ से गुज़िश्ता रात आए थे। कब्रिस्तान के तकरीबन वस्त में एक कब्र पर 4 अफराद पहरा दे रहे थे। कब्र के बाएं जानिब अलाव रोशन था, जबकि कब्र के तावीज़ पर जलती हुई लालटेन रखी थी। आग और लालटेन के सबब वहाँ खासी रोशनी थी, लेकिन हमें उनसे छुपकर कब्र की निगरानी करना थी। चुनाचे हम दबे पांव और कब्रों की आड़ लेते हुए बानो की कब्र के बाएं तरफ एक ऊंचे तावीज़ वाली कब्र के पहलू में पहुंचकर बैठ गए। पहरा देने वाले अफराद कब्र की दूसरी जानिब अलाव के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। आसमान पर शाम के गहरे बादल छाए हुए थे, बारिश का इम्कान था, इसीलिए हम अपनी छतरियां साथ लाए थे। अलाव की रोशनी में पहरा देने वाले चारों अफराद की शक्लें वाज़े नजर आ रही थी। वो सेहतमंद और हट्टे कट्टे नौजवान थे, उनकी उम्रें भी 30 बरस से कम थीं। उनमें से एक बानो का शौहर फैसल था, जिसका हुलिया मुझे सिपाही ने बताया था। मैं चाहता था कि वो चारों वहां से चले जाते या छुपकर पहरा देते। मैंने सुन रखा था कि बदरूहें आग से डरती हैं, इसलिए मुझे अंदेशा था कि आग की मौजूदगी में बदरूहें आज नहीं आएंगी, जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो बदरूहें आएं ताकि मैं उनसे गुज़िश्ता रात की अपनी शिकस्त का बदला ले सकूं या उनका ताक़ुब करके उनके ठिकाने तक पहुंचूं। इसके लिए ज़रूरी था कि वो चारों कब्र से दूर हट जाते और आग भी बुझा देते, लेकिन मैं उन्हें वहां से नहीं हटा सकता था, क्योंकि इस तरह उन लोगों को हमारी मौजूदगी का पता चल जाता और बदरूहें आज भी लाश निकाल कर ले जाने में कामयाब हो जाती तो सारा इल्ज़ाम पुलिस पर आ जाता। इत्तिफाक से 1 घंटे बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। हमने फौरन छतरियां खोलकर तान ली। बारिश से आग बुझने लगी और फिर लालटेन बुझ गई, लेकिन वो चारों वहां बैठे रहे। चंद लम्हों बाद आग पूरी तरह बुझ गई और वहां अंधेरा फैल गया। बारिश तेज होने लगी। बारिश की बूंदें कब्र के तावीज़ पर गिरने से हम पर भी छींटे पड़ रहे थे और हमारी गर्म चादरें गीली होती जा रही थी। फैसल भाई, बारिश में चोरों के आने की उम्मीद नहीं है, हमें चलना चाहिए, फैसल के एक साथी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ यार, चोरों ने आना होता तो अब तक आ चुके होते, दूसरे ने कहा। तुम लोग जाना चाहो तो बेशक चले जाओ, मैं तन्हा पहरा दूंगा, फैसल ने कहा। पागल तो नहीं हो यार, एक आदमी बोला। यहाँ बारिश में कब तक भीगते रहोगे, सुबह तक तो तुम्हें नमूनिया हो जाएगा। मैं और सब इंस्पेक्टर खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। चंद लम्हों की बहस के बाद फैसल वहां से जाने पर राजी हो गया। उन्होंने बुझी हुई लालटेन उठाई और वहां से रुखसत हो गए।
ان کے جانے کے بعد سب انسپیکٹر اور میں تھرماس میں لائی ہوئی چائے پینے لگے۔ بارش کم ہونے لگی تھی۔ 1 بجے بوندا باندی رک گئی تو ہم نے چھتریاں بند کر کے تھیلے میں ڈال لی۔ پھر میں چادر اتارنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میری نگاہیں بانو کی قبر کی طرف اٹھ گئی اور میں جلدی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں نے قبر کے تعویذ سے ذرا بلند ہو کر دوبارہ اس طرف دیکھا تو ساتھی اہلکار نے میری تقلید کی۔ بانو کی قبر کے پاس 5 کفن پوش بدروہیں موجود تھیں۔ ایک کے پاس کدال تھی۔ سر یہ تو وہی ہیں، کل رات والی بدروح ہیں، سب انسپیکٹر نے سرگوشی سے کہا۔ ہاں مگر تم کل رات والی حرکت مت کرنا، میں نے اسے تنبیہ کی۔ ڈر لگ رہا ہو تو ان کی طرف مت دیکھو۔ بہت ڈھیٹ تھا بانو کا شوہر۔ اچانک بدروحوں میں سے ایک کی آواز بلند ہوئی۔ ہاں اس کی قسمت اچھی تھی کہ چلا گیا، دوسری بدروح نے ہنس کر کہا، ورنہ ہمیں دیکھ کر اس کا دم نکل جاتا۔ شکر ہے آج انسپیکٹر کاشف نہیں آیا، ورنہ کافی دیر ہو جاتی، ایک بدروح نے کہا۔ وہ بیچارہ ہماری دہشت سے بخار میں پھونک رہا ہوگا، کدال بردار کفن پوش نے کہا۔ خیر تم اپنا کام کرو، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، پہلی بدروح نے کہا تو کدال بردار بدروح قبر پر کدال چلانے لگی۔ مجھے اپنے قریب سب انسپیکٹر کی تیز سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ خوفزدہ تھا۔ ایک بدروح قبر کھود رہی تھی اور 3 بدروہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی ایک طرف ہٹانے میں مصروف تھیں۔ میں بڑی بےتابی سے ان کا کام مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ بدروہیں قبر میں اتر گئیں۔ انہوں نے قبر میں سے کفن میں لپٹی ہوئی لاش باہر نکال کر باہر کھڑی بدروحوں کے سپرد کی اور پھر خود بھی قبر سے باہر نکل آئیں۔ سب انسپیکٹر اور میں دم سادھے ان کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ ایک بدروح نے بانو کی لاش اپنے کندھے پر ڈالی، پھر وہ 5 بدروہیں مغرب کی سمت چل دیں۔ بدروحوں کو جاتے دیکھ کر میں نے سب انسپیکٹر سے خاموشی سے سرگوشی کی، آؤ ہمیں احتیاط سے ان بدروحوں کا پیچھا کرنا ہے۔ ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور قبروں کی آڑ لیتے ہوئے مغرب کی سمت میں بڑھنے لگے۔ کفن پوش بدروہیں جلد ہی اس جانب واقع جھاڑیوں اور گھنے درختوں میں داخل ہو کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہم کچی اور گیلی زمین پر احتیاط سے قدم جماتے ہوئے ان درختوں کے پاس پہنچے۔ یہ جگہ اس مقام سے تقریباً 20 قدم پر تھی جہاں بدروہیں جھاڑیوں میں داخل ہوئی تھی۔ ہم دونوں بھی جھاڑیوں میں گھس گئے۔ جھاڑیوں سے گزر کر ہم کھلی جگہ پر آئے تو وہ بدروہیں کھیتوں کے درمیان ایک پگڈنڈی پر چل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا میں ان کے کفن لہرا رہے تھے۔ ہمارے سامنے قدادم جوار کے کھیت تھے۔ ہم ان کھیتوں کے پہلو میں بدروحوں کے متوازی چلنے لگے۔ میں سب انسپیکٹر سے ایک قدم آگے تھا۔ سر وہ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن جلد ہی معلوم ہو جائے گا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جوار کے کھیتوں کی آڑ میں چلتے ہوئے بدروہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب کھیت ختم ہو گئے تو کچھ فاصلے پر اندھیرے میں ڈوبی کسی عمارت کا ہیولہ دکھائی دیا۔ بدروہیں اسی عمارت کی سمت بڑھ رہی تھیں۔ شاید وہی عمارت ان کی منزل تھی۔ عمارت تک راستے میں کوئی فصل نہیں تھی، اسی لیے ہم محتاط ہو کر چلنے لگے۔ 10 منٹ بعد وہ بدروہیں عمارت کے گرد موجود درختوں کی آڑ میں پہنچ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ سب انسپیکٹر بھی تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ اس خیال سے خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا کہ میں نے بدروحوں کا مسکن معلوم کر لیا تھا۔ وہ بلند عمارت ان درختوں کے دوسری جانب تھی جن میں بدروہیں غائب ہوئی تھیں۔ جلد ہی ہم ان درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے احتیاطاً اپنی رفتار کم کر دی تاکہ آہٹ پیدا نہ ہو۔ میں نے سب انسپیکٹر کو ریوالور ہاتھ میں لینے کی ہدایت کی اور اپنا ریوالور بھی نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ ہم دبے پاؤں درختوں سے گزر کر دوسری طرف پہنچے تو ہمارے سامنے ایک قدیم عمارت تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ انگریزوں کے دور کا کوئی ریسٹ ہاؤس یا فوجی چوکی تھی۔ درختوں سے عمارت کا فاصلہ 10-12 قدم سے زیادہ نہ تھا۔ عمارت کے آس پاس کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ سامنے کی جانب عمارت کا چولی دروازہ تھا جو بند نظر آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہی عمارت بدروحوں کا مسکن تھی۔ میں نے سب انسپیکٹر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود دبے پاؤں عمارت کے دروازے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر میں نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو چرچراہٹ کی تیز آواز بلند ہوئی اور وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر گہری تاریکی تھی۔ میں دروازے کے پہلو میں رک کر دروازہ کھلنے کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے گزر گئے لیکن کچھ نہ ہوا۔ تب میں نے اللہ کا نام لے کر دروازے کے اندر قدم رکھ دیا، لیکن ابھی میرا دوسرا پاؤں باہر ہی تھا کہ اچانک عمارت سے تیز اور پراسرار آوازیں بلند ہونے لگی اور میرا دل دہل گیا۔
دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کے آگے کا احوال اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔